आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हिंदुस्तान पर कोरोना की रफ्तार अभी फिलहाल थमती हुई दिख रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर, जो कि बड़ी खबर इस वक्त की है। और राहत की खबर ये, एक बार फिर से केसेस लगातार घटे हैं। 24 घंटे में 2,63,533 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 4,329 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। 4,22,436 ये आंकड़ा है जो 24 घंटे में रिकवरी का है। मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। ज्यादा संख्या में मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है कि आखिर कैसे केसेस कम हो गए, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना का कहर देश में जैसे जैसे कम होता हुआ दिख ही रहा था कि एक नया दुश्मन लोगों को डरा रहा है, ब्लैक फंगस, जिसका नाम ही अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। कोरोना के इलाज में मिले स्टेरॉइड से जिस्म के नाजुक हिस्सों पर इसका वार इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहा है। ब्लैक फंगस एक तरह का संक्रमण है जिसे कि डॉक्टर कैंसर की तरह ही घातक मान रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य संगठन इस संक्रमण को रोकने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इसके चलते मृत्यु दर 50 से 60% के बीच हो सकती है। ऐसे में इस संक्रमण को लेकर लोगों को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। आप मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त उन राज्यों के नाम ज्यादा सामने आ रहे हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या सैकड़ा पार कर चुकी है। इन सब में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की बताई जा रही है, जहां पर मरीजों की संख्या 300 तक पहुंच गई है। तो वहीं यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार में भी हालत दिन ब दिन खराब होते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को डॉक्टर्स के एक समूह से कोविड के मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो गांव के जो इलाके हैं उनमें टेलीमेडिसिन सेवाएं पहुंचाएं और म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के लिए लोगों को जागरूक करें, उन्हें अवेयर किया जाए। आज की चर्चा में कोरोना के इस नए खतरे पर हम ज्यादा फोकस रहेंगे, बात करेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर से, चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ब्लैक फंगस को लेकर लखनऊ पीजीआई और केजीएमयू ने क्या कुछ कहा। उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उन लोगों में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ये एंटर कर जाता है। और क्योंकि मैं भी, अगर हो सकता है कि मैं भी ये ब्लैक स्पोर्स हैं जो ये म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर हैं, हम सब लोग ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं होता है। ये जब ही होता है जब इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है। अब इम्यूनिटी किन लोगों में डाउन है? जैसे कि जो पेशेंट्स कोविड के पेशेंट्स हैं और इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, हाईली स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं उस वजह से, और स्टीरॉइड्स वगैरह से जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं होती। ऐसा नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट अगर मेरे पास बैठा है या मैंने छू लिया है तो मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों में हो सकती है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। हाँ, अगर म्यूकोरमाइकोसिस को पेशेंट को लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में या जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है उनके साथ रखा जाए तो दूसरे लोगों को होने की संभावना है। ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत हाई है, स्पेशली बिकॉज जैसे कि आपको मालूम है, पहले तो ये साइनसेस में इन्फेक्शन होती है। इट कैन गो इनटू फ्रॉम द साइनसेस, इट कैन गो टू द ब्रेन एंड इट कैन गो टू द आईज। एंड जब ऐसा होता है तो इसकी मोर्टेलिटी 60 to 70% तक हो सकती है। तो इसलिए हमें पहली बात तो इसको प्रिवेंट करना चाहिए जहाँ तक हो सके। एंड अगर म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इट इज़ एज मच एज 6 to 8 weeks, डिपेंडिंग ऑन कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, कि वेदर इट इज़ जस्ट साइनसेस, वेदर इट इज़ इन्वॉल्विंग राइनोसेरेब्रल और ऑर्बिटल, जैसे हम कहते हैं, तो तीनों अगर डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट, उसके हिसाब से वन हैज़ टू कस्टमाइज एंड ट्यूटर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली।
ब्लैक फंगस को लेकर अलग अलग तरह की एडवाइजरी हम सरकार के जरिए भी वक्त वक्त पर देख रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल ताज़ा अपडेट है, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि कोरोना काल में ब्लैक फंगस के नाम से ही दहशत लोगों में पैदा हो रही है। कोविड के दौरान जिसे स्टेरॉयड की दवा दी गई हो, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिली है। डेक्सा मिथाजोन मिथाइल और साथ ही साथ प्रेडनिसोलोन दवा जिन्होंने ली हो, उसमें इसका रिएक्शन देखा गया है। कोविड मरीज को ऑक्सीजन या फिर आईसीयू में रखा गया हो, वहां से भी इसका खतरा, इन्फेक्शन कह सकते हैं कि लग सकता है। इसके अलावा डायबिटीज कंट्रोल में ना हो तो भी ये बीमारी आप में अटैक कर सकती है। साथ ही कैंसर या किडनी का इलाज पहले से चल रहा हो, मतलब जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, डायबिटिक हैं, कैंसर या किडनी का इलाज चल रहा है और इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो ये शरीर के किसी भी अंग पर अटैक कर सकता है। अब ब्लैक फंगस आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या कुछ है, ये भी आप समझ लीजिए। चेहरे के एक तरफ दर्द हो सकता है, सूजन या फिर सुन्न जैसा आपको महसूस होगा, दांत में दर्द हो या फिर दांत हिलने लगे या फिर कुछ खाना चबाने में आपको तकलीफ होने लगे दांतों के लिहाज से, तो ये इसी बीमारी के लक्षण मानकर चलिएगा। उल्टी या फिर खांसने पर कफ अगर आए और उसमें कफ में खून आए, तो ये आप समझिए कि ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है। तुरंत डॉक्टर से बात करें। अब सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लक्षण दिखने पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी जानिए। अगर ये सभी लक्षण जो हमने अभी आपको बताए ये आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नाक कान गला स्पेशलिस्ट को आप तुरंत दिखाएं कि इस तरह की दिक्कत क्यों हो रही है, फिर डॉक्टर्स की सलाह पर आगे इलाज आपको करवाना है। विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे आप इलाज करवाएं और घरेलू इलाज से बचें। इस वक्त क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स पर जाने की वजह से कतरा रहे हैं लोग, सोच रहे हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, घरेलू उपाय से ही हम ठीक हो जाएं। लेकिन ब्लैक फंगस चूंकि बहुत गंभीर बीमारी है और अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है, ऐसे में अगर जो भी लक्षण आप में दिखाई दें तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं बजाय कि घरेलू उपाय के। ब्लैक फंगस में किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है ये भी जानिए। खुद या किसी के सुझाव पर स्टेरॉइड लेने से बचें। किसी के कहने पर कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है, डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट की सलाह पर ही आप किसी भी दवा का सेवन कर सकते हैं। कोविड में मिल रही दवाओं में स्टेरॉइड की जानकारी लें, कौन कौन से स्टेरॉइड आपको दिए गए हैं, क्या कुछ इसके बारे में रिएक्शन से जुड़ी खबरें हैं, उनमें आप डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर 5 से 10 दिनों के लिए ही स्टेरॉइड देते हैं, कोरोना केसेस में ये देखा गया है। बीमारी के करीब हफ्ते भर बाद ही स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड ताकि जो मरीज है वो आसानी से रिकवर कोरोना से कर सके। लेकिन इसमें रिएक्शन भी अलग अलग तरह से अलग अलग केसेस में देखने को सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे एक एक करके करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस के केसेस देखे गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं आप जानिए। वाराणसी जहां पर 25 केस अब तक मिल चुके हैं, लखनऊ में 20 केस, गोरखपुर में 10, प्रयागराज में 8, गौतम बुद्ध नगर में 5 केस, मेरठ में 5, कानपुर में 3 केस, मथुरा में 4, गाजियाबाद में भी 4, जबकि आगरा में 2 केसेस ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। आप समझिए कि जब इतनी तेजी से इन केसेस का मिलना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि कोरोना काल जिसमें पहले से हमारी परेशानी बढ़ी हुई थी, स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए थे, अब ब्लैक फंगस की दस्तक से सरकार भी सचेत हो गई है और तुरंत इसको लेकर रिसर्च भी शुरू हो रही है और एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी हुई है। हम बात करेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए ही जानेंगे ताकि आपको जानकारी घर बैठे मिल सके, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर AK अग्रवाल जो कि स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल USA से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर BN झा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर हमें जानकारी देंगे, और डॉक्टर कुमार गांधी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट IMA से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर AK अग्रवाल, अभी तो कोरोना काल में ही हम लोग मुश्किलों का सामना कर रहे थे, आप डॉक्टर्स के लिए तो एक अलग बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं ये हम सब जानते हैं। अभी कोरोना को लेकर रिसर्च, फिर उसकी वैक्सीन, अब ये ब्लैक फंगस, नाम से ही डर लग रहा है। जो लोग इसके बारे में सुन रहे हैं सोच के ही रूह कांप जा रही है। अभी तो इस पर रिसर्च भी चलेगी, इसकी दवा को लेकर भी साइंटिस्ट को लंबी रिसर्च और लंबा शोध करना पड़ेगा। ऐसे में उन मरीजों को आप क्या सुझाव देंगे जो पहले से कोरोना से संक्रमित हैं, उन तीमारदारों को क्या सुझाव देंगे जो कि उनकी देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि कई बार तो देखरेख करने में भी हम लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। थैंक यू रचना जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने कॉमन क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो जानना होगा कि ये ब्लैक फंगस जो कि अभी तक कभी डेंजरस नहीं थी, हम लोगों के अक्सर ये फफूंदी ब्रेड में लग जाती थी, काले रंग के दाग बन जाते थे,
घर में सब्जियां फल जो सड़ने लगते थे उनमें होती थी, तो उनसे हमें कभी भी डर नहीं लगता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये ब्लैक फंगस एकदम राक्षस की, डेविल की तरह आ गया है। तो एक्चुअली उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो फंगस है वो वही सेम है जो पहले भी थी, अभी भी है। केवल हुआ ये है कि कोरोना की वजह से उसमें कई बार ओवर ट्रीटमेंट करने से या एक्चुअल ट्रीटमेंट करने से या साथ में और बीमारियों की वजह से हम इतने कमजोर हो गए हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि वही ब्लैक फंगस, जो कि बिल्कुल मुश्किल बात नहीं थी, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं थी, अब बहुत ही मुश्किल हो गई। तो ये समझना ये है कि उस ब्लैक फंगस को से बचना, खासकर वो लोग जो कोरोना में इम्यूनोसप्रेसेंट हो गए, जिनकी की इम्यूनिटी वीक है, उससे बचना है। तो जैसे कि हम लोग घर में हवा यूज करते हैं, तो अक्सर ह्यूमिडिफायर, अगर हमारे पास एयर प्योरीफायर्स हैं अच्छी क्वालिटी के, तो वो उस एयर में जो स्पोर्स हैं ब्लैक फंगस के, उन्हें हटा देते हैं। तो खासकर जिनके घरों में कोरोना रोगी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अच्छे क्वालिटी के एयर प्योरीफायर यूज करें और एयर को ड्राई रखें, ह्यूमिड ना होने दें। जैसे रेन्स आई तो अक्सर हम लोग दरवाजे खोल देते हैं, तो ह्यूमिडिटी से बचें। ये मैं बहुत कॉमन सी चीजें बता रही हैं जो कि सब लोग कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि अर्ली सिम्टम, जैसे ही कोई हल्का सा भी सिम्टम आए, जैसे कि नोज बंद होना, जो कि बहुत ही कॉमनली सामान्य व्यक्तियों की हो जाती है, उस पे भी अलर्ट हो जाए। कहते हैं कि आईज कैन सी दोज थिंग्स विच माइंड नोज। तो अगर आपको पता है कि ये ब्लैक फंगस हो सकती है, तो आप उसे देख पाएंगे। तो हल्के से भी लक्षण अगर कोई ब्लैक फंगस के आते हैं, तो उस पर सजग रहना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि क्या क्या किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है ब्लैक फंगस, उसे पता होना चाहिए। डॉक्टर वीएन झा, जब कोई नई बीमारी आती है, उस पर डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, और ये लंबा वक्त होता है जब उसके रिसर्च के बाद उसकी दवा या वैक्सीन तैयार होती है। ब्लैक फंगस हमने कोरोना काल में ही सुना है, हालांकि पहली लहर में तो सिर्फ इक्का दुक्का केसेस आए थे, उसको लेकर खबर भी हमने दिखाई थी, लेकिन इस बार ये केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये तेजी से बढ़ने के पीछे वजह आपको क्या समझ में आती है, और उन दर्शकों को आप क्या कहेंगे जो पहले तो कोरोना काल में वैक्सीन के लिए हम लोगों ने लंबा इंतजार किया है, ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह की दवा इस्तेमाल में आ सकती है, क्या इसकी भी दवा या वैक्सीन बनानी पड़ेगी? रचना जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं जी। आपका बड़ा सटीक क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं नेशनल हेल्पलाइन पे टेलीमेडिसिन, उसमें मैं प्रोजेक्ट 1 के दिल्ली और बिहार को भी मैं कवर कर रहा हूं, जहां पे मैं सारे कोरोना मरीज के जो पॉजिटिव हो गए हैं उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जी। और आपका क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा सटीक है कि अभी हम सबों के जहन में ये है कि ये हमें कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। आपको याद है आज से 1 साल पहले जब से कोरोना का ये शुरू हुआ है, उससे पहले जब भी किसी को छींक आती थी, खांसी आती थी, किसी बुखार आती थी, तो सबसे पहले जहन में क्या आता था कि जुकाम हो गया है, कोराइजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया है। अब ये बताइए, जब से ये कोरोना का लहर शुरू हुआ है, कितने पेशेंट हैं जो उसी सिम्टम के साथ में ये कह पा रहे हैं कि हाँ मुझे जुकाम हो गया है? कोई नहीं कह रहा है, सबको यही लगता है कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हो रहा है कि जिस कॉमन कोल्ड के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं थी, हमारे ब्लड में उसकी इम्यूनिटी थी, हल्का सा कभी कॉमन कोल्ड का टैबलेट या ऐसे कुछ देके हम लोग अपने आप को ट्रीट कर लेते थे या अपने आप को हम कवर कर लेते थे, वहां पे आज 7-7, 8-8 दवाइयां शुरू कर दी जाती है, ये सोचते हुए कि ये कहीं कोरोना ही नहीं है। हालांकि RT-PCR या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो सब निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन चूंकि ये हवा चल रहा है कि कोरोना ही होगा, इसी के लिए वो 7-8 दवाई खा रहे हैं। और यहाँ तक कि लोगों को तो पहले से ही कह रहा है कि तुम मिथाइल प्रेडिसोलोन ले लो, स्टेरॉइड पहले से तुम ले लो, इससे पहले कि बाद में कॉम्प्लिकेशन हो पहले से ले लो। अब ये सब सारी चीजें जो हैं ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के सामने में आ रही हैं। तो ये जो ब्लैक
फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस। ये कोई हवा नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके कि हम बिल्कुल रोने लगे, नहीं। बहुत कम लोगों में, आज देखिए आज कोरोना के कितने मरीज हैं और उसमें से कितने लोगों को माइक्रोमाइकोसिस हुआ है, 0.001 के आसपास में है। इसके लिए एक अभी जो पैनिक मच रही है, गांव में भी टेलीफोन कॉल आ रही है, सर मुझे वो फंगस हो गया, मुझे तो ब्लैक फंगस हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चेहरे में दर्द हो रहा है या मुझे सिर में दर्द हो रहा है। अब बताइए, कोरोना का सिम्टम है कि बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, जुकाम होंगी, स्नीजिंग आएंगी, स्मेल, टेस्ट वो चला जाएगा, किसी को लूज मोशन हो जाएगा। लोग जितने भी कोरोना के सिम्टम्स हैं, मेडिसिन में हमें ये हमेशा सिखाया जाता था कि कॉमनेस्ट थिंग द फर्स्ट। अगर लोगों को जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, तो वहां उस रीजन का सबसे कॉमन चीज क्या है उस डिजीज के लिए, उस सिम्टम के लिए, पहले वो सोचो, बाद में कोई कॉम्प्लेक्स चीज सोचो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं सोचना छोड़ दिया हुआ है, और इसमें मैं डॉक्टरों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ और न पेशेंट को दोषी ठहरा रहा हूँ। अब आलम ये है कि वो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकता है क्योंकि उसको ये डर है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, या मैं बाहर जाऊंगा तो जो एक आजकल वो हीन फीलिंग आई हुई है, कह रही है तो कोरोना का मरीज है, इसको बाहर रखो। इन सब चीजों से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस है, इससे हम लोग परेशान ना हो। अगर हुआ है तो उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है। एम्फोटेरेसिन बी और जितने भी ऑलरेडी नोन एंटी फंगल ड्रग्स हैं सब अवेलेबल है हमारे लिए। तो इसका लोग हवा न करें, और खास करके देहात में जहाँ की मेडिकल का कोई साधन नहीं है, थिंक कॉमनेस द फर्स्ट। पहले अगर काम हुआ है, सिर में दर्द हुआ है, तो पहला चीज है वो क्या हो सकता है, पहले वो समझें। ब्लैक फंगस बहुत रेयर चीज है रचना जी, रेयर चीज है, लेकिन वीएन झा सर केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले जिस सर्दी खांसी जुकाम को हम लोग नॉर्मली वायरल कहते थे, हम सोचते थे 3 से 4 दिन में हम मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे, वो सभी सिम्टम्स अब कोरोना की तरफ इशारा करते हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि डॉक्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना में भी यही सब कुछ होता है, तो आप दवा शुरू कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। ये डर सबके मन में बना हुआ है। डॉक्टर कुमार गांधी, कोरोना का तो टेस्ट हो जाता है, हालांकि उसमें भी कहा यह जाता है कई बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है जबकि मरीज पॉजिटिव होता है। ब्लैक फंगस है या नहीं, जैसे कि डॉक्टर वीएन झा ने कहा कि कई मरीजों का फोन आता है, एक तरफ चेहरे में दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है, ऐसे सिम्टम्स मैच करने की कोशिश कई बार मरीज कर रहे हैं। ब्लैक फंगस है या नहीं, ये कंफर्म कैसे होगा? देखिए, इसके लिए अभी तक तो कोई टेस्ट बना नहीं है, और इसके लिए मेनली ये चीज है, मैं डॉक्टर झा सर से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पैनिक इन अ पब्लिक, बहुत ज्यादा पैनिक है। तो 15 दिन पहले अगर हम न्यूज जाते हैं या कोई न्यूज चैनल चाहते हैं तो कोविड बेड ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो वजह की पैनिक थी। पब्लिक में पैनिक है। दूसरा पब्लिक में पैनिक ये नहीं कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, हॉस्पिटल जाने से मुझे कोविड हो जाएगा, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लेते हुए सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहा है। उससे कहीं व्हाट्सएप पे किया कि जिसके लिए ट्रीटमेंट है, मैं ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ, में अपने आप ले लेता हूँ, मेजोर ट्रीटमेंट है इसकी मैं ले लेता हूँ। तो जो सेल्फ मेडिकेशन हुई है दैट बिकम मोर हार्मफुल। शुगर की स्टेटस नहीं पता है किसी डायरेक्टली और उसको शुरू कर दिया है डायरेक्टली। नाउ दीज आर द थिंग्स जो उसको ट्रबल करेगा। डॉक्टर की सलाह के बाद आप जो भी ब्लैक फंगस हो रहा है वो हॉस्पिटल में हो रहा है, हो रहा है। अगर आप गलत ट्रीटमेंट लेते से नहीं होगे तो आपको दिक्कतें ज्यादा होगी। डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराइए, ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर, वो आपको सही सलाह देंगे कि कब से खाना है, कितने खाना है, कितने मिनट खाना है, इसको टेप करना है, सारा कुछ। डॉक्टर A.K. अग्रवाल, अगर ब्लैक फंगस को लेकर इतनी ज्यादा लोगों में दहशत है और इतना ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हम कोविड को लेकर बात करते हैं कि कोविड के सिम्टम्स अमूमन मौसम बदलने पर जो सब कुछ हमको होता था, आज के वक्त में डर लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है, कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। इसी तरह ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। अब ऐसे में हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकती है।
मरीज क्या करें? अगर आईसीयू वार्ड में है, अगर अस्पताल में है, वहां तो परिवार वाले पहुंच नहीं सकते, परिजन होते नहीं है ध्यान रखने के लिए। कई बार हॉस्पिटल्स में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए कि वहां से ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रचना जी। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा अपने साथियों से कि मैं समझ रहा हूं कि इसका नंबर बहुत कम है, 0.001%, लेकिन फिर भी जिसको ब्लैक फंगस है उसको तो 100% प्रभाव है उसका, और मॉर्टेलिटी उसकी बहुत हाई है। जिसको ब्लैक फंगस है उसकी डेथ होने के चांसेस काफी हाई हैं, इसलिए डरना में कोई बुराई नहीं है। इट इज बिल्कुल डरना चाहिए, और डरने का पॉजिटिव तरीका ये है कि उसके अर्ली शुरुआती दौर के लक्षण को जाने और पहचाने, क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट कर पाते हैं तो उसके आउटकम रिजल्ट ट्रीटमेंट के बहुत ही अच्छे हैं। 100% लोग ठीक हो सकते हैं। अगर हम उसी को 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ट्रीट करते हैं तो 80% 100% डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं तो भाई एक कहूंगा कि अगर आप डर जाएं, बेहतर हो सकता है वो गलत हो डर आपका, तो अच्छा है, लेकिन डरने में कोई बुराई नहीं है। सेकंड, मैं डॉक्टर गांधी साहब की बात को कहूंगा, बहुत ही आसान सा टेस्ट है जो कि ब्लैक फंगस को डायग्नोज कर लेता है। अगर आपको डर लगा, जैसे कोई भी लक्षण आया, फीवर आया, हेडेक हुआ, ब्लैक कुछ डिस्चार्ज नाक से आया, डबल विजन हो रही है, खांसी हो रही है, तो नेजल स्क्रैप, कोई भी म्यूकोसा नाक की या म्यूकोसा कहीं की भी, उसका स्क्रैप को माइक्रोस्कोप में चेक कर लिया जाता है या बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ जाती है और वो कंफर्मेटरी रिपोर्ट होती है कि ये फंगस है कि नहीं। ये फंगस काफी बड़े साइज में होती है एक्चुअली, अगर हम कोरोना से कंपैरिजन करें तो इसका टेस्टिंग भी बहुत ही आसान है। और ड्रग्स भी जैसा कि बताया कि एम्फोटेरिसिन बी वगैरह मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि डॉक्टर गांधी साहब ने कहा और डॉक्टर झा ने कहा, कि हम ओवर मेडिकेशन से बचें। और पैनिक में जो सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो एक बड़ी वजह है ब्लैक फंगस की। तो सेल्फ ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली बैन हो जाना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट है। सेल्फ मेडिकेशन में तो दवाएं ली जाती होंगी, वो दवाएं शरीर में नुकसान कर रही हैं और फिर ब्लैक फंगस को पैदा कर रही हैं, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? जी, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से इम्यूनिटी बेवजह लोगों की कम हो जा रही है। अच्छा। इस वजह से ब्लैक फंगस, जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं था, हम लोगों के घरों में हर जगह था, वो भी अब हमारे अगेंस्ट बहुत ही पावरफुली हमको डैमेज कर रहा है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर वीएन झा, मैं ब्लैक फंगस को लेकर पढ़ रही थी, जो अब तक की रिसर्च कहती है कि आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जहां कीचड़, पानी, ऐसी जगहों से आपको गुजरना है तो सावधानी रखनी है। आपको गार्डनिंग में अगर गार्डनिंग के लिए जाना है तो आपको ग्लव्स पहनने होंगे, आप डायरेक्ट मिट्टी में हाथ मत लगाइए। साथ ही ऑक्सीजन, जो हॉस्पिटल्स में इंतज़ाम होते हैं, ऑक्सीजन के लिए जिस पानी का इस्तेमाल होता है वो साफ़ होना चाहिए। ये सब कुछ क्या वाकई ब्लैक फंगस की वजह हो सकते हैं, जो हम आमतौर पर जिस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था? रत्ना जी, किस चीज से बचेगा? गांव के परिप्रेक्ष्य में किस ग्लव्स की बात कर रहे हैं आप? अगर मुझे खेत में जाना होगा, अगर मुझे अपने जो किचन गार्डन है, अगर वहां पे मुझे काम करना होगा, हाँ। आप किस ग्लव्स की बात कर रहे हैं? देखिए, आदमी का जो बदन है, जो हमारे जो खून है, उसमें नेचुरली बहुत सारे डिफरेंस हैं, और इंडिया में तो खास करके काफी हद तक इम्यूनिटी है। ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे इम्यूनिटी के चलते कम हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो स्टीरॉयड का प्रचलन शुरू हुआ है कोरोना में, हाँ। कि लोगों को यूजुअली हॉस्पिटल सेटअप में वो स्टीरॉयड दी जाती है, लेकिन आजकल जबकि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो हो क्या रहा है कि जिसके पास में मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उन्होंने भी अपने आप के लिए या तो अपने आप या फिर डॉक्टर की सलाह से मिथाइल प्रेडनिसोलोन या कोई और प्रेडनिसोलोन शुरू कर दिया। लोगों को खांसी शुरू हुई
तो उन्होंने कहा कि तो मुझे तो न्यूमोनिया हो गया है, और न्यूमोनिया के लिए किसी ने कहा था कि जो इनहेलर है स्टेरॉइड का, बुडेकॉट या और भी ग्रुप से जो इनहेलर्स हैं वो शुरू कर दो। यूजुअली आईसीएमआर प्रिस्क्राइब करती है कि दिन में 2 बार लो, लोगों ने 6 बार लेना शुरू कर दिए कि मुझे तो काफी खांसी हो रही है। तो ये जो स्टेरॉइड का प्रचलन शुरू हुआ है, स्टेरॉइड काफी डेंजरस है ऐसे कंडीशंस के लिए जहां तक कि आपको को इन्फेक्शन के पॉसिबिलिटी हैं। हम लोग शुरू से, जब से हमने वो एमबीबीएस पास की है 78 से, तब से हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी को स्टेरॉइड दो तो ट्राई टू कवर फॉर द इन्फेक्शन। ये एक जनरल हम लोगों की कंसेंसस होती है, अनलेस देयर आर, जब तक कि उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। तो ये शुरू से चली आ रही है, और वहां पे अभी के पिछले लगभग कुछ महीनों में स्टेरॉइड का प्रचलन जो है वो काफी रैम्पेंट हो गया है, काफी रैम्पेंट। डॉक्टर वीरेंद्र झा, जब आप स्टेरॉइड का जिक्र कर रहे हैं, हमने इस कोरोना काल में स्टेरॉइड का जिक्र बहुत बार सुन लिया, पिछले लहर में हमने नहीं सुना था, क्योंकि इस बार इस तरह के केसेस ज्यादा सामने आए कि कोरोना से रिकवर कर गए, नेगेटिव हो गई थी रिपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद डेथ हो जाना, तो स्टेरॉइड का जिक्र आ रहा है। दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है, आप ये बताइए, समझाइए किन मरीजों में स्टेरॉइड की जरूरत होती है, जिन्हें स्टेरॉइड देने के बाद वो कैसे असर करता है कि मरीज रिकवर कर जाए, कहां जरूरत नहीं होगी और स्टेरॉइड उसने सेल्फ मेडिकेशन में ले लिया तो क्या साइड इफेक्ट होगा जिसका असर फिर ब्लैक फंगस हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है या शायद डेथ भी हो जाए। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी कोरोना का मरीज जो कि कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो, न्यूमोनिया फॉर्म हो गई है या न्यूमोनिया बढ़ती जा रही है, या फिर और बाकी जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें जो एंटीवायरल ड्रग्स के कॉम्बिनेशन है उसके साथ साथ स्टेरॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वो ऐसे कंडीशंस में है जहां पे ये कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। जैसे मान लीजिए मेरे लंग्स में न्यूमोनिया है, अब ये वायरल निमोनिया है, इस पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमारे पास में पहले एंटीवायरल सशक्त एंटीवायरल ड्रग्स नहीं थे, रेमडेसिविर भी बहुत कम था, और तो ऐसे कंडीशंस में स्टेरॉइड से हम लोग हेल्प लेते थे कि स्टेरॉइड से जो ओपेसिटी रेजोल्यूशन है, जो न्यूमोनिक पैकेज है, जो कंसोलिडेशन है, उनको रिकवर होने में, रिजोल्यूशन होने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह के जितने भी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे उसके लिए स्टेरॉइड एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन था, लेकिन वो हॉस्पिटल सेटअप में था, यूजुअली घर में किसी को हम लोग नहीं देते थे। अभी ऑफलेट आईसीएमआर ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी गाइडलाइन इश्यू किए हुए हैं कि ऐसे कोरोना के पेशेंट जिसको 5 दिन के बियॉन्ड कफ जो है वो चलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, और उसका एक्सरे टेस्ट या HRCT जो है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट से 1 या उसके आसपास में स्कोर है या उससे कम है, तो उसको आप बुडेकॉट जो है इनहेलर वो शुरू कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर ने भी गाइडलाइन शुरू की हैं। तो गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, उसके बेसिस पे ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहां पे कि हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने बेटे की बात बता रहा हूं, उसको कोरोना हुआ था, उसके दोस्तों ने जिस दिन कोरोना हुआ उसी दिन उसको व्हाट्सएप मैसेज दिया कि तुम ये मिथाइल प्रेडिक्शन शुरू कर दो, दिस इज वन ऑफ द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। मैंने बंद किया उसको। तो ऐसे जो फॉरवर्ड्स आते हैं वो बहुत आते हैं लोगों को, और इतने डॉक्टर अभी नहीं है कि हर पेशेंट किसी न किसी डॉक्टर को इमीडिएटली सलाह से उसको कांटेक्ट कर ले और उससे एक्चुअल सलाह ले ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, लेकिन इन दिनों एक अच्छी बात यह है कि हर दिन केसेस कम हो रहे हैं। हम दिन की शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं कि केसेस कम हुए हैं, जो कि राहत की बात है, लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है ये अभी भी डरा रहा है। डॉक्टर कुमार गांधी से मैं ये जानूंगी और समझूंगी कि कैसे केसेस कम हुए हैं लेकिन डेथ अभी भी बढ़ रही हैं। क्या ये वो लोग हैं जो कि पहले से इन्फेक्ट हो गए और जिनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिनका बचना असंभव था, ये वो डेथ हो रही हैं, या फिर कोई और वजह है? डॉक्टर कुमार गांधी से मैं सवाल पूछ, कोरोना काल में आपने और हमने जो सावधानी पिछले दिनों रखी है उसका नतीजा ये है कि अब केसेस लगातार कम हो रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच फिक्र और बढ़ा दी है ब्लैक फंगस ने, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे ही लक्षण दिखें डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप मेडिकेशन करें, दवा लें। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल साबित हो सकता है। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर कुमार गांधी,
केसेस का कम होना अच्छे संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है ये ज्यादा क्यों है, एक बात ये मुझे बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं मेरे संपर्क में ही जिन्हें कोरोना हुआ और बहुत दुख होता है जब वो बताते हैं कि नेगेटिव हो गए थे, रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से डेथ होती है। ऐसा क्यों सर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो केसेस कम हुए हैं उसकी वजह फिर से हमने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। जो बीच में काफी जगह पे गैदरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मार्केट्स खुल गए थे और लोगों ने जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स थे कि हैंड सैनिटाइजेशन करो, मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इसको भूल गए थे। तो इससे जब से याद कर लिया हमने 15 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, तो इन वजहों से फिर से कम हो रहा है। यानी कि इस वायरस से अगर हम छुटकारा चाहते हैं तो हमें हैंड सैनिटाइजेशन, हमें डेफिनेटली अपने आप की हाइजीन बेटर करनी होगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और हमें मास्क का इस्तेमाल लगातार करना होगा क्योंकि ये एयरबॉर्न हो गया है। हर सवाल की जो डेथ का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है, जो इसके ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, जो ऑलरेडी डिसीज है, चाहे उनकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाती है तो भी बॉडी के अंदर वायरस की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, उस वजह से अभी भी डेथ का आंकड़ा उतना ज्यादा कम नहीं हो पाया। जो लोग ऑलरेडी बीमार थे, जो ऑलरेडी मॉर्बिड कंडीशन में थे, यानी कि ऑलरेडी कुछ बीमारियों से ग्रसित थे, उन लोगों की डेफिनेटली पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से डेथ का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है। रहा सवाल की ब्लैक फंगस, जिससे हम सारे डर गए हैं, इसकी एक चीज मैं बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। यानी अगर घर में किसी और को हो रहा है तो आपको नहीं होगा ये उस पर्टिकुलर इंसान को हो रहा है तो अदर्स, जैसे कि कोरोना वायरस है, ब्लैक फंगस स्प्रेड नहीं होगा जब तक आप अपना ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जो स्पेसिफाइड साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। आप डॉक्टर से मिलिए, टेली कंसल्टेशन एक लिमिट ठीक है, उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिजिकल एग्जामिनेशन अपना कराइए, उससे डेफिनेटली आपको ज्यादा अच्छा आइडिया रहता है आपको बीमारी किस लेवल तक है, क्या है क्या नहीं है। तो अपनी सावधानी सारी बरतते रहिए। जो बीमार है उन लोगों को ही ज्यादातर मॉर्टालिटी की प्रॉब्लम्स हो रही है और ब्लैक फंगस से सचेत जरूर रहिए, बट डोंट फील पैनिक मत हो जाइए। डॉक्टर कुमार गांधी, एक बात और बता दीजिए, जब कोरोना संक्रमित है कोई भी शख्स, क्या उसी वक्त ब्लैक फंगस अटैक करता है या नेगेटिव होने के बाद भी ब्लैक फंगस हो सकता है? नेगेटिव होने के बाद भी ब्लैक फंगस हो सकता है। अच्छा। ब्लैक फंगस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कोरोना वायरस इटसेल्फ। लोग RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन उनकी CT रिपोर्ट में चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से भी अगर पूरी ट्रीटमेंट उनको कोरोना के हिसाब से ही दी जा रही है, तो ये जो ट्रीटमेंट है, अगर वो ट्रीटमेंट शेड्यूल कहीं गलत हो जाता है, कोई अपने तरीके से ट्रीटमेंट गलत तरीके से ले लेता है, तो भी उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। नीड नॉट नेसेसरी कोविड पेशेंट को ही ब्लैक फंगस होना है, जो भी इल ट्रीटमेंट अपना स्टेरॉइड से करें। मतलब बहुत ज्यादा सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। डॉक्टर VN झा कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इससे मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहता था जी। तो देखिए, जब से ये टेस्टिंग पॉजिटिव कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते गए हैं, पिछले लगभग 1.5 महीने से वो बढ़ता जा रहा है। अभी 5 दिन 6 दिन पहले 4 लाख था रोज का केस। तो ये सब जो केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, इन केसेस में जितने लोगों का जो हॉस्पिटल केयर था वो नहीं हो पाया है, वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते गए हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस जो हैं वो डेथ के रूप में अभी आपको दिखा रहे हैं। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जो फिगर है 4000 या 4000 के प्लस, ये अभी आपको कंटिन्यू रहेगा अगले लगभग कम से कम, अनफॉर्चुनेटली ये है, लेकिन कम से कम अगले 1 हफ्ते के लिए या ऐसा कुछ ये फिगर आपको लगातार दिखाता रहेगा, क्योंकि ये जो है आज का परिणाम नहीं है, ये जो पिछले हफ्तों में जो जितने केसेस बढ़े हैं उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, ये डेथ उसका परिणाम है। और ऐसा अनुमान मैं लगा भी रही थी कि शायद जो पहले से बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है या जो हफ्तों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद वो ये डेथ हैं जो हम सबको परेशान कर रही हैं। डॉक्टर AK अग्रवाल, ये जो कोरोना काल है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। आप डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, नई बीमारी है, नई रिसर्च है, नई दवाएं हैं, नए इलाज के तरीके हैं।
पहले तो वैक्सीन को लेकर कहा गया 4 से 6 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए, फिर ये बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। लोग वहां भी खुद को समझा रहे थे कि चलो हो सकता है शायद वैक्सीन की कमी हो, या फिर हो सकता है कि रिसर्च में ये बात सामने आई हो कि अच्छा देर से वैक्सीन की दूसरी डोज होगी तो ज्यादा असर करेगी। साथ ही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी एक नई बात सामने आ रही। अब तक कहा जा रहा था कि हाँ प्लाज्मा थेरेपी कारगर है, उससे इलाज भी हो रहे थे। अब ये नई बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है, उसे हटा दिया गया है ट्रीटमेंट से। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन आई है, तो जो सोसाइटी में एक पैनिक था और लोग प्लाज्मा के लिए दौड़ रहे थे इधर उधर, तो उस पे एक तरह से फुल स्टॉप लगाया है। देखिए सिचुएशन तो ये पैंडेमिक की है, और पैंडेमिक में सोसाइटी में तरह तरह के पैनिक होना बहुत ही लाजमी है। बीइंग डॉक्टर मैं थोड़ी सी इसकी साइंस बताना चाहूंगा जिससे कि हर चीज क्लियर हो जाएगी जी। कोरोना की साइकिल ऑलमोस्ट 2 वीक्स की होती है। ऑटोमेटिकली सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, प्रोवाइडेड कि शरीर में लड़ने की शक्ति बनी रहे। वायरस यूजुअली मेडिसिन से इनइफेक्टिव रहता है, तो जो चीज इफेक्टिव होती है वो हमारी इम्यूनिटी या थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम जो हम लोग देते हैं। तीसरी बात ये है कि जो प्लाज्मा था, जैसे अभी आईसीएमआर ने हटा दिया, उसकी वजह ये है कि प्लाज्मा इनइफेक्टिव नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। 1 कि वो प्लाज्मा कोरोना वॉरियर का हो और उसमें एंटीबॉडीज हो, जो कि यूजुअली कोरोना ठीक होने के 2 हफ्ते बाद आती हैं, तो उस विंडो पीरियड का प्लाज्मा हो, नंबर 1। नंबर 2 ये प्लाज्मा केवल शुरुआती 1 हफ्ते के दौरान केवल ये यूजफुल रहता है। जिसको कोरोना हुआ, कोविड हुआ, उसको अगर इनिशियल फर्स्ट वीक में मिले प्लाज्मा तो बेनिफिशियल है। अगर वो सेकंड वीक, थर्ड वीक मिले तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। यूजुअली पैनिक बटन 1 हफ्ते के बाद ही हो पाती है, तो वो लोगों को जब तक प्लाज्मा की चाहत होती है तब तक वो फेज निकल चुकी होती है। तो इसलिए आईसीएमआर ने कहा हटा दो, इससे पैनिक ज्यादा क्रिएट हो रहा बजाय फायदा होने का। जैसा कि स्टेरॉइड के लिए डॉक्टर झा ने बहुत अच्छा बताया, स्टेरॉइड का रोल एक्चुअली क्या है कि लंग, जो कि एक हनी को मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर है, और जहां पे गैस और ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहां पर एक बैटल छिड़ जाता है, और उस बैटल से पहले तो लिक्विड फ्लूइड बनता है और वो कंसोलिडेट कर देता है, यानी लंग को पहले लिक्विड में और फिर बाद में सॉलिड बना देता है। तो ये स्टेरॉइड क्या करता है कि उस जो ये फाइट है, लड़ाई है वायरस और वर्सेस बॉडी की, इस लड़ाई को मास्क कर देता है, कम कर देता है। तो वो जो कंसोलिडेशन है, लंग का सॉलिड बनने वाली चीज है, वो कम हो जाती है। अदरवाइज कोरोना तो हट जाता है, लेकिन लंग सॉलिड होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए स्टेरॉइड भी इनिशियली यूज नहीं करना चाहिए, 1 हफ्ते बाद ही यूज करना चाहिए। अच्छा। और जी, अक्सर लोग पैनिक में डे 1 से खाने लगते हैं। मार्केट में दवाएं नहीं है, उन्हें लगता है कि मिल गई है तो जल्दी से खा लो। मेडिकल नॉलेज ऐसा तो है नहीं कि ऐसे इम्पार्ट एक दिन में हो जाएगी सोसाइटी में। तो समझना ये है कि खतरनाक सिचुएशन होने के बाद भी एक्सपर्ट्स के पास जाके ही इलाज लें, उनकी राय से इलाज लें, जुडिशियस मेडिसिन का यूज हो। आपाधापी में कि भाई खाना कब मिलेगा, जैसे शादी में जाते हैं जल्दी से प्लेट भर लेते हैं, इस तरह की कोई भी मेंटेलिटी काम नहीं करेगी। और ये हमने देखा भी पिछले दिनों, चाहे वो दवा हो, इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, लोगों ने ले लेके घर में रख लिए, चाहे जरूरत भी नहीं थी, और इसीलिए बाजार में इसकी शॉर्टेज देखी भी गई। डॉक्टर वीएन झा, अभी जो हम बात कर रहे थे, कोरोना संक्रमित होना, फिर उसका नेगेटिव हो जाना, अभी तो पेशेंट और उसके घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि अच्छा नेगेटिव हो गए, अब रिकवरी हो जाएगी, लेकिन रिकवरी से 10 से 15 दिन बाद भी डेथ हो जा रही है। ऐसा ना हो, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? और साथ ही एंटीबॉडीज का जिक्र जब हो रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि अगर कोई कोरोना से रिकवर हुआ है तो कम से कम 3 से 4 महीने वो फ्री होकर घूम सकता है। ऐसा कहते थे ना कि हम तो एंटीबॉडीज साथ में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इस बार तो री इन्फेक्शन बहुत जल्दी हम देख रहे हैं। रचना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस सवाल को मुझे एक्सप्लेन करने में टेलीकम्युनिकेशन में, टेली कंसल्टेशन में बहुत समय लगता है, और मैं समय लेता हूं।
देखिए, कुछ एक पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कहा सुनी में क्या करते हैं कि आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, कल नहीं तो परसों दूसरा टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव आ गया, वो बाहर आ गए। अब ऐसे लोगों को क्या बताएं? उनको मुझे बताना पड़ता है कि देखो, ये कोरोना का टेस्ट जो पॉजिटिव हुआ है, जिस दिन पॉजिटिव हुआ है उस दिन ये पॉजिटिव जो है, चाहे वो RT-PCR का हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन का हो, ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो सकता है, लेकिन फॉल्स नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल देना शुरू किया कि एक बिल्कुल अंधेरे घर में चले जाओ जहां किसी भी तरह की रोशनी नहीं है, वहां पे आप हाथ मारो कहीं पे। उस हाथ मारने में आपके हाथ में एक कोई चीज आ गई है, लेकिन दूसरे मोमेंट में वो गिर गई वहां से। दोबारा आप हाथ मारो उस अंधेरे में, नहीं आ रहा है। तीसरे बार हाथ मारो, नहीं आ रहा है। आप 100 बार हाथ मारो, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या था? जो वो चीज आपके हाथ में पहली बार आई थी, क्या वो चीज नहीं था? नहीं, वो चीज है, सिर्फ अंधेरे में वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज समझाने में मुझे लोगों को बहुत समय लग रहा है कि जब एक बार कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो अगर उसी दिन आप दूसरा टेस्ट करवा लो या अगले दिन आप दूसरा टेस्ट करवा लो, वो नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे ये कतई नहीं समझना कि कोरोना आपके गले में और नाक में नहीं है। नाक में और गले में कोरोना है, और वो वेरिंग पीरियड तक, अलग अलग पीरियड तक लोगों के इम्यूनिटी के हिसाब से रहेगा। चाहे वो 7 दिन रहे, चाहे वो 10 दिन रहे, चाहे 14 दिन रहे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हुई हैं जिसमें कि मरे हुए कोरोना के वायरस आपके नाक में और गले में 90 दिन तक रह सकते हैं। और उन लोगों में जिसमें कि मरे हुए या एटेन्यूएटेड कोरोना के वायरस जो हैं, वो जब आप टेस्ट कीजिए 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, तो वो कोरोना का जो वायरस है वो RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आता है, लेकिन एक्चुअली वो वायरस जो है वो एक्टिव नहीं है, वो इन्फेक्ट नहीं है। ये समझाने में लोगों को हमें बहुत समय लगता है, लेकिन मैं वो समय लेता हूँ, वो उनको समझाने की बात करता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिसके लिए कि ICMR ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये गाइडलाइन दी है कि जो लोग होम आइसोलेशन में 10 दिन रह गए हैं और उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको दोबारा कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया तो अननेसेसरी उसके दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे तो फिर से कोरोना हो। पैनिक हो जाएगा, और नेगेटिव आने के बाद बेफिक्र नहीं होना है, और पॉजिटिव आ जाए तो पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ध्यान से सुना भी होगा दर्शकों ने, और उसे अमल में भी लाएंगे। डॉक्टर कुमार गांधी, मेरे कई ऐसे कोलीग्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, और मेरी दोस्त का भी मैसेज आया है, वो पूछ रही हैं कि जब इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये जरूर पूछ लीजिए, कोरोना से रिकवर हुई हूं तो वैक्सीन कब ले लूं? जल्द से जल्द वो खुद को सुरक्षित करना चाह रही हैं। जिस दिन इनका RT-PCR पॉजिटिव आया था जी, उसके बाद मिनिमम 6 वीक के बाद ले सकते हैं फर्स्ट डोज। इवन अप टू 8 वीक्स वेट कर लेंगे तो भी कोई हार्म नहीं है, लेकिन मिनिमम 6 वीक्स का वेट करके ही फर्स्ट डोज ले। अगर 2 डोज के बीच अगर हो गया था इन्फेक्शन, तो भी सेकेंड डोज 6 वीक्स के बाद ही लेना है। यानी कि जब कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव, रिपोर्ट फिर से कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को वहां से नहीं खिलाएंगे जिनके RT-PCR पॉजिटिव था, वहां के बाद में वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, और मेरे मन में जितने भी सवाल थे मैं पूछ चुकी, और मेरे बहुत से सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से और समझा कर दिया है। उम्मीद करेंगे जो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए होंगे उन्हें भी ये खास जानकारी पहुंची होगी, और वो इन सब बातों को अमल में भी लाएंगे। पैनिक नहीं करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, तो हम कोरोना से जीतेंगे जरूर। डॉक्टर AK अग्रवाल, डॉक्टर VN झा, डॉक्टर कुमार गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया ये खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना काल में लोग डरे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जिसने परेशानी बढ़ा दी है, और इसको लेकर भी अलग अलग मिथ सामने आ रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है, लक्षणों पर ध्यान देना है, लक्षणों के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर की सलाह के बाद प्लीज मेडिकेशन मत कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई दवाई मत लीजिएगा। और हाँ, कोरोना पॉजिटिव अगर हो गए हैं तो हिम्मत से काम लीजिएगा, और कोरोना नेगेटिव होने के बाद लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।